Good morning students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start splitting in tetrahedral complexes. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था splitting in case of octahedral complexes. होप सो आपने वो वीडियो देखा होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं. आप वो देखो तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा. इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे तब हम जो ज्योमेट्री आई थी उसके बिल्कुल अपोजिट ज्योमेट्री आएगी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. यहाँ पे देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें 4 लिगेंड्स अटैच होंगे विद द मेटल आयन. देखो यहाँ पे क्या है, मेटल आयन, इसके साथ 4 लिगेंड्स अटैच है. ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये हमने वाई एक्सिस ले ली और ये हमारी जेड एक्सिस है. ठीक है, अब इसमें 4 लिगेंड्स आएंगे. जो लिगेंड्स आएंगे वो बिटवीन द एक्सिस होंगे. फर्स्ट लिगेंड हमारा ये रहा, ये किसके बिटवीन है, वाई और जेड एक्सिस के बिटवीन. सेकंड लिगेंड ये रहा हमारा, ये किसके बीच है, एक्स और वाई के बीच. और थर्ड लिगेंड एक्स और जेड एक्सिस के बीच. और जो फोर्थ लिगेंड है वो किसके बीच है, एक्स और जेड के बीच. ठीक है, ये 4 लिगेंड्स है, वो चारों लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस हैं. ठीक है, वो ये एक्सिस है एक्स वाई और जेड, इनके बीच में जो लिगेंड्स हैं वो हम बोलेंगे बिटवीन द एक्सिस. इसलिए जो हमारी इसमें ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो डिफरेंट है, वो अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स जो थे वो बिटवीन द एक्सिस नहीं थे, वो अबव द एक्सिस थे. ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरी जो मैंने बताया वही इसमें मैंने लिखा है. आप अच्छे से नोट्स बना सको इसलिए मैंने रिटर्न में आपको दे दिया. ठीक है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टू द मेटल आयन इन बिटवीन द एक्सिस. वही मैंने बताया था कि बिटवीन द एक्सिस जो मेटल आयन के साथ लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, therefore completely opposite geometry than octahedral complexes. ठीक है, as ligands are approaching in between the axes, therefore they will be more repulsions to the orbitals present in between the axes. अब एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है. कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स. ठीक है, इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या आ रहे हैं बिटवीन द एक्सिस. ठीक है, हेंस द एनर्जी ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स इंक्रीज. जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. जब एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबलाइजेशन कम हो जाएगी. ठीक है, एंड T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स वेयर एज द ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस थे, कौन कौन से ऑर्बिटल थे बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस these orbitals are present on the axis. ठीक है, अब इसमें क्या है, बिटवीन द एक्सिस. ऑक्टाहेड्रल में क्या थे, ऑन द एक्सिस. जब ये बिटवीन द एक्सिस है तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी. रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी. एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबलाइजेशन कम होगी. इस सेट को हम बोलते हैं T2 सेट. याद रखना, उसमें क्या था, वो सेट EG. अब ये क्या है, T2 सेट. ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखो, इसलिए तभी आपको ये टेट्राहेड्रल समझ में आएगा. वेयर एज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में जब जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस, वो कौन से ऑर्बिटल हैं, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. जब ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट हो तो इसमें रिपल्शन क्या होगी, कम होगी. जब रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी कम होगी. एनर्जी कम होगी तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी. इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ई सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया होगा. अब हम देखते हैं इसका डायग्राम. ये बिल्कुल सेम डायग्राम है एज इट इज जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल केस में डायग्राम पढ़ी थी. बस सिर्फ इसमें फर्क क्या है, उसमें जो T2G था वो नीचे था, इसमें EG नीचे है. ठीक है, यही डिफरेंस है. ये हमने डी ऑर्बिटल्स लिए हैं 5, ये डी जनरेसी ऑर्बिटल्स हैं. डी जनरेसी मतलब एनर्जी लेवल सेम है, फिर इसमें भी एनर्जी लेवल सेम है. यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी. स्प्लिटिंग क्यों हुई है, वही सेम चीज एज इट इज कि जो डी ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है. कुछ ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस है, कुछ बिटवीन द एक्सिस है, इसलिए क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी. इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो इसमें एनर्जी होगी, जब कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अब इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ई सेट, और इसको बोलेंगे T2. अब इसमें G नहीं लगाएंगे. ठीक है, इसमें सिर्फ E और T.
इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। इसमें क्या आएगा, -6d3। पहले क्या था, ऊपर था। ऑक्टाहेड्रल केस में ऊपर क्या था, +6। अब इसमें नीचे है 6 माइनस का, ऊपर क्या है +4d3। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10d3। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। उधर क्या लिखा था, डेल्टा ओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड। अब इसमें डेल्टा टी कितना है हमारा, 4/9 डेल्टा ओ। ये इसमें रिलेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, 2/3 डेल्टा ओ। ये इसमें रिलेशन है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, अब एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ही कम होती है। क्यों होती है कम, उसके कुछ रीजंस हैं जो हम देखते हैं एक एक करके। क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। देखो, सबसे पहला रीजन क्या है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओनली 4 लिगेंड्स आर देयर। हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल केसेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स थे और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे सिर्फ 4 लिगेंड्स हैं। ठीक है, are there, whereas in case of octahedral geometry 6 ligands are present, therefore the splitting done by 4 ligands। अब 4 ligands की splitting obvious सी बात है कम होगी, ठीक है, as compared to 6 ligands। इसलिए हमने बोला कि जो 6 ligands में जो splitting है वो ज्यादा होगी और टेट्राहेड्रल में कम है क्योंकि इसमें 4 ligands हैं। ठीक है, ये क्या था हमारा फर्स्ट रीजन। नाउ सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड रीजन में क्या बोला है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नन ऑफ लिगेंड्स इज डायरेक्टली ओरिएंटेड टू द सेम डायरेक्शन। अब हमें पता है जो भी हमारे लिगेंड्स अटैच है वो क्या है, बिटवीन द एक्सिस। कोई भी लिगेंड सेम डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं किया गया। ठीक है, देयरफॉर इंटरेक्शन आर लेस, हैंस स्प्लिटिंग इज लेसर। जब वो बिटवीन द एक्सिस है उसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेक्शन बहुत ही कम होगी। जब इंटरेक्शन कम होगी तो उसमें स्प्लिटिंग भी बहुत ही ज्यादा कम होगी। ये 2 रीजंस हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिटिंग इज वेरी लेस एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 2 केस पढ़े थे, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पेयरिंग जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मिंग वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस दैट इज देयर विल बी नो पेयरिंग। ठीक है, वही मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होती है, वीक फील्ड में नहीं होती। पर टेट्राहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इसमें पेयरिंग भी नहीं होती। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड की हुई है तो आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फाइंड करने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, फर्स्ट केस देखते हैं। अब इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे क्योंकि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, D1 यहाँ पे 1 है। अब नीचे क्या है, -6 इंटू 1 -d3। D2 अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो क्या होगा, इसमें 12 आएगा। क्यों, -6 इंटू 2 12d3। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे D3 D4 D5 D6 D7। ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम +p किसी में भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें पेयरिंग होएगी नहीं। ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स है तो इसमें पेयरिंग नहीं होएगी। ठीक है, इसमें एक बार और ध्यान रखना, जो भी हमारे हाफ फील्ड और फुली फील्ड लिगेंड्स होंगे उसमें जो ये एनर्जी आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, ये देखो जैसे D5 में एनर्जी 0 आ रही है, ऐसे D10 में भी एनर्जी 0 आएगी। ये देखो मैंने यहाँ पे सारी एनर्जीज शो की हुई हैं, आप अपनी कॉपी पे फाइंड करना तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, D10 की किया है 0। अब D9 के कैसे फाइंड करेंगे, अब 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे कितने आ जाएंगे, 4 नीचे आ जाएंगे। -6 इंटू 4 कितने आ गए, -24 प्लस ऊपर कितने आएंगे, अब 9 है। हमारे बॉक्सेस कितने हैं, ऊपर 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे ही आ गए, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऊपर कितने हो गए 5। 5 इंटू 4 कितना आ गया 20। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -4d3। ठीक है, अब हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा T2 था उसमें एनर्जी कितनी थी 4। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करेंगे। इस तरह से हमने स्प्लिटिंग पढ़ ली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। होप सो आपको समझ आया होगा। गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
जॉन टेलर डिस्टोर्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस आज हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है कुछ चीजें जॉन टेलर डिस्टोर्शन। उस वीडियो को देखने के लिए आप वेट करो। गुड लक, बाय।